This call is now being recorded. हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो में हम लोग आपका जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके 15 क्वेश्चंस थे मैथ्स के, क्वेश्चन 31 टू क्वेश्चन 45। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25 रिस्पेक्टिवली। If 6 of the observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13, find the remaining observations. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। तो इस चैप्टर के अंदर मेजरली आपको फॉर्मूले ही ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डाटा देखो, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। मीन क्या होता है सबको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें से आपको 6 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, बाकी की 2 आपको क्या करनी है, बतानी है कि जो बाकी की 2 ऑब्जर्वेशंस बच गई वो क्या क्या थी। तो हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है, तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि जो रिमेनिंग 2 है वो क्या है आपकी, ए एंड बी। तो टोटल 8 हो गई, तो मीन क्या हो जाएगा, इन सारी टर्म्स को ऐड कर दो, 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 प्लस ए प्लस बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है, यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशंस है, ये आपका मीन है, और ये क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। ठीक है, ये आपका 9 के इक्वल है। यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करके a + b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आप 8 को उधर ले जाओ, 72 बन जाएगा, इस पूरे को ऐड करोगे और फिर इसको राइट में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से a + b की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, a + b = 12। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 1। अब देखो यहीं से आइडिया लग जाना चाहिए, a + b की वैल्यू आपको मिल गई है 12, तो अगर एक और इक्वेशन मेरे को a एंड b में मिल जाए, मैं उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपनी a और b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब वो जो दूसरी इक्वेशन a और b में है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, जो दूसरा डाटा उसको उसने दे रखा है क्वेश्चन में, वहीं से मिलेगा। दूसरा क्या बोला उसने, वेरिएंस क्या है। अब वेरिएंस 8 ऑब्जर्वेशंस का उसने दे रखा है 9.25। ठीक है, आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते जाओ, उसका स्क्वायर करो और सारी टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो, तो पहली ऑब्जर्वेशन अगर मैंने उठाई 6, तो उसमें से मैं मीन को माइनस करूंगी, 6 - 9 उसका स्क्वायर किया, ये मेरा आ गया पहला टर्म। अब मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन उठाऊंगी, उसके अंदर से मीन को माइनस करूंगी, 7 - 9 उसका स्क्वायर करूंगी और उसको क्या कर दूंगी, ऐड। इस समेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके स्क्वायर करोगे और जितनी भी टर्म्स बनेंगे उन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, तो यही काम हमें बाकी ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। प्लस में 10 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस में 12 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 12 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 13 - 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2 ऑब्जर्वेशन हमने मानी है ए एंड बी, और यहाँ लिख सकती हूँ मैं a - 9 का होल स्क्वायर प्लस में b - 9 का होल स्क्वायर। ये मैंने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n, जो कि आपकी क्या है, वैल्यू 8। या तो आप डिनोमिनेटर में लिख दो, या देखो मैं इस तरीके से लिख दूंगी इसको, 1/8 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है क्वेश्चन में, 9.25। अच्छा ये 1/8 पड़ा है, 8 को ले जाओ राइट में, 9.25 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही तुम 8 को 9.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.25 × 8 कितना हो जाएगा, 74। अच्छा इस वाले रेड वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे, 6 - 9 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 7 - 9 का स्क्वायर मतलब 4, 10 - 9 का स्क्वायर मतलब 1, 12 - 9 मतलब 9, 12 - 9 फिर से आपका वही टर्म है, ये कितना हो जाएगा आपका 9, 13 - 9 मतलब 16, मतलब 13 - 9 का स्क्वायर। अच्छा इनमें हम लोग, चलो इनका भी स्क्वायर कर दो, यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18a प्लस में b स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, अब देखो आपको सॉल्व करना है।
अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं इसको एक तरफ। इस पूरे को सॉल्व करो, ये पार्ट। अच्छा यहाँ पर देखो, -18a और -18b, अगर इसमें से मैं -18 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा, a प्लस बी। पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 1 10, 4 + 16 कितना हो जाएगा 20, 20 + 10 हो जाएगा 30, 30 + 18 प्लस में 81 + 81 कितना हो जाएगा 162। अच्छा यहाँ से अब सिर्फ आपके पास -18 और -18 भी बचेगा, -18 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 74। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, a प्लस बी की वैल्यू डाल दो, यहाँ से 12 आ जाएगी। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48 प्लस 162 -18 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, अब देखो इस पूरे पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गया पूरा। लेफ्ट में आप सिंप्लीफाई करके उसको राइट में ले जाओ, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 80 के बराबर। अब देखो आपको एक इक्वेशन मिली थी a एंड b में और एक इक्वेशन मिली है a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर में। आप क्या करोगे, a प्लस बी में तो नहीं मिली या a b में नहीं मिली मुझे, कोई नहीं, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू निकाल लो। अगर आप b की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 12 माइनस a, ये वैल्यू आप इधर यूज कर लो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 12 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटी को ओपन कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 12 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। यहाँ आइडेंटिटी ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 144 प्लस a स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर, अच्छा 144 इधर है 80 इधर है और -24 ये इधर है, चलो आप 80 को इधर ले आओ, 144 माइनस 80 कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन निकालो, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं या ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट करो तो कितना मिले आपको आंसर, जिनका प्रोडक्ट करो तो आंसर मिले 32 और जिनका सम करो तो आंसर कितना होना चाहिए -12। सोचने से ही पता चल रहा है ऐसे दो नंबर्स, एक नंबर आप ले लो क्या -8, एक नंबर ले लो -4, क्या इससे बनेगी बात, बन जाएगी। a स्क्वायर -8a -4a प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a -8 -4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a -8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a -4 इंटू a -8 किसके इक्वल आ गया आपका 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू 4 आ गई और 8 आ गई। ठीक है, जब a 4 था या 4 है तो देखो b और a में क्या रिलेशन था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 या फिर b इज इक्वल्स टू 12 माइनस a, b आपका था 12 माइनस a, तो अगर a 4 है तो b कितना हो जाएगा 8, अगर a 8 है तो b कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो, ये आइडिया लगा सकते हो, जो दो नंबर्स हैं जो ऑब्जर्वेशन में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो दो नंबर्स हमें नहीं पता थे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने a एंड b मानी थी, यहाँ से a एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है 4 एंड 8। तो जो दो ऑब्जर्वेशन थी आपकी वो क्या आ जाएंगी 4 एंड। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया है, आपको क्वेश्चन में मीन एंड वेरिएंस दे रखा था, मीन का फॉर्मूला लगाया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, वहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई ए एंड बी में, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क करके रख दिया। दूसरा वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के वहां से हमने वैल्यूज पुट करके एक और इक्वेशन निकाली ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। यहाँ से b की वैल्यू निकाल के मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, फिर मेरी a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करके मैंने a की दो वैल्यूज निकाली। अब ये a की दो वैल्यूज की हेल्प से मैंने अपनी b की वैल्यूज निकाली और वहां से मुझे पता चल गया हमारे जो दो नंबर्स हैं वो दोनों ही केसेस में क्या आ रहे हैं 4 एंड 8 आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है 56
PR प्लस 6 अपॉन में 54 PR प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30800 अपॉन में 1। ठीक है, ये रेशियो आपको गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एनपीआर का। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूंगी तो ये क्या बनेगा, 56 फैक्टोरियल अपॉन में 56 माइनस आर प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 54 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा आपका 54 माइनस आर प्लस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यही आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 30800 के इक्वल। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये हो जाएगा 56 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन जाएगा 56, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस आर माइनस 6 बनेगा। तो अल्टीमेटली ये बन क्या जाएगा 50 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू में नीचे वाला पार्ट ऊपर उठा के लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप क्या कर देना, ऊपर जाके ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या बनेगा 54 माइनस 3 मतलब 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा 54 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या आ गया 30800। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, n फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप इसको एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो मेरे को 4 फैक्टोरियल लिखना हो तो मैं 4 फैक्टोरियल कैसे लिखती हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखती हूँ। अच्छा, इसी पार्ट को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बेसिकली मैंने 4 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो ये वाला फॉर्मूला और ये मतलब जो एग्जाम्पल लेके मैंने किया सेम बात है, n की जगह 4 डाल दो, ऊपर से ब्लू वाले पार्ट से भी रेड वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगी या ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 56 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में 50 माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो। 51 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, 51 माइनस आर इंटू में 50 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में 54 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है, 30800 के इक्वल। यहाँ से जो कट रहा है आप काट दो, देखो ये कट गया आपका। ठीक है, ये भी कट गया आपका। तो बच क्या गया, सिर्फ इतना पार्ट बच गया, 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इज इक्वल्स टू 30800। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 56 इंटू 55 तो आपका रिजल्ट आएगा 3080। राइट में भी वही है, तो यहाँ से 51 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 माइनस 10 दैट इज 41। आपको आर ही निकालना था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपकी दो चीजें यूज हुई हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है, एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये ट्रेन चलती रहती है 1 तक। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रही है, ये बेसिकली आपका बाइनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है। If the coefficients of three consecutive terms in the expansion of this are in the ratio 1:7:42, then the value of n is। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, लगातार। जो टर्म्स क्या है, लगातार हैं। तो ऐसी तीन टर्म्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आपको दे रखा है क्या, 1:7:42। तो देखो सबसे पहले हम लोग तीन टर्म्स मान लेते हैं। मान लो मैंने टी आर प्लस 1 मान लिया, टी आर प्लस 2 मान लिया और टी आर प्लस 3 मान लिया। ये वो तीन टर्म्स हैं जो लगातार हैं, दिख रही है आपको, लगातार टर्म्स है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स निकालो। इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एनसीआर, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एनसीआर प्लस 1 और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा एनसीआर प्लस 2। तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो बेसिकली इनका रेशियो गिवन है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7 के इक्वल। सिमिलरली
गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही NCR प्लस 1 अपॉन में NCR प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 7 अपॉन में 42 के। ठीक है, अब बेसिकली आपको फॉर्मूला खोलना है इसमें। अब देखो इसमें एक शॉर्टकट भी है और एक लॉन्ग अप्रोच है जो प्रॉपर मेथड है बेसिकली, जिसमें तुम एनसीआर का फॉर्मूला खोलते हो। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला तो क्या था आपका? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है एनसीआर में। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला खोल के ही कर लेते हैं। देखो जहां जैसे यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करो एक बार, ये कितना हो जाएगा? 7 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एनसीआर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू में एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एनसीआर प्लस 1 को मैं डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ राइट में ले जाके, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, कौन सी? ये वाली, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन में भी यूज करोगे। क्या हो जाएगा? देखो यूज करो, देखो ये तो कट ही गया है, इसको काट दो। तो यहाँ से मेरे पास बचा 7 अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, एक आर फैक्टोरियल एज इट इज है ही आपका, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन में आर प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? आर प्लस 1 इंटू में आर फैक्टोरियल इंटू में ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ जाएगा n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये कट गया आपका, और आपका क्या कट रहा है? और कुछ भी कट रहा है? आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, आर प्लस 1 को उधर ले जाओ, एन माइनस आर को उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? 7r प्लस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस आर। यहाँ से n माइनस 8r इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो एक एन और आर में आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे? सेम जैसे अभी काम किया था वैसे ही करना है। एनसीआर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो ये काट दो, 6 पे जा रहा है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू में एन फैक्टोरियल अपॉन में, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में, जब आप इसको इधर लेके जाओगे और ओपन करोगे तो क्या बनेगा? एन माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब सेम प्रॉपर्टी n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल वाली हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ये तो आपका कट ही गया, देखो क्या बना नीचे? 6 अपॉन में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n माइनस आर माइनस 1 इंटू में n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। r प्लस 1 फैक्टोरियल को कुछ मत लिखो, छोड़ दो ऐसे ही, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में r प्लस 2 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ r प्लस 2 इंटू में r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ये पूरा पोर्शन गया आपका, आर प्लस 1 से आर प्लस 1 फैक्टोरियल चला गया, बचे बचे हुए पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 6 इंटू में आर प्लस 2 मतलब 6r प्लस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस आर माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? n माइनस 7r इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक इक्वेशन आपकी ये बनी थी, दोनों को अब क्या कर लो? आप सॉल्व कर लो। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, n माइनस 8r इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी थी? n माइनस 7r इज इक्वल्स टू 13। इसके नीचे लिख लो n माइनस 7r इज इक्वल्स टू 13। सब्ट्रैक्ट कर दो तो n से n कट गया, यहां से बनेगा माइनस r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 13 मतलब माइनस 12। r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास? 12। ठीक है, ये r की वैल्यू आप क्या करो? अपनी इक्वेशन में पुट कर लो, क्या निकालने के लिए? अपनी
n की वैल्यू निकालने की। अच्छा यहाँ पर देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये 7 है, यहाँ 7 बचा था ना, ये 7 आएगा, ठीक है, तो इधर भी ये 7 आएगा, तो 7 माइनस 13 कितना हो जाएगा, -6, इसको करेक्ट कर लेना, -6, आर की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। अब आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, वहां से आपकी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लो मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, n माइनस 48 इज इक्वल्स टू 7, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 55, तो n आपका कितना आ गया 55। क्वेश्चन भी यही था आपका, आपको n की ही वैल्यू निकालनी थी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 55। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, बेसिकली हमने एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज किया है। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। दूसरी चीज मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, कौन सी, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज कर गए थे, कि n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसको आप फर्दर लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये ट्रेन चलती जाती है 1 तक, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा जो शॉर्टकट मेथड की मैं बात करी थी वो क्या है बेसिकली, अभी तो देखो हमने पूरा मेथड से सॉल्व किया था, शॉर्टकट में आपका क्या है, एक नोट कर लेना बेशक, अगर इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिले एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1, एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस 1, देखो ऊपर आर है, एन तो सेम है, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है आर, ऊपर तो आर है, नीचे क्या है आर माइनस 1, मतलब एक का डिफरेंस और नीचे वाला छोटा है, आर में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, एन में से इसको माइनस कर दो, एन माइनस आर माइनस 1, और ये वाला आर एज इट इज लिख दो, तो क्या बन गया एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप कहाँ यूज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, आपने जो ये सॉल्व किया ना, ये फॉर्मूले खोले थे आपने, देखो एनसीआर और एनसीआर प्लस 1 का ये फॉर्मूला खोला था, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी यूज की थी एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल वाली। इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, करके देखो एक बार, एक पार्ट में मैं करा देती हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना। एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 1/7। अब देखो जरूरी नहीं है शक्ल ऐसी हो कि ऊपर आर है नीचे आर माइनस 1, बस ये देखो ऊपर आर है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो देखो यहाँ पे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो एक काम करो ये वाला फॉर्मेट बना लो आप, इस फॉर्मेट को बना लो, रेसिप्रोकल कर लो, तो एनसीआर प्लस 1 अपॉन में एनसीआर किसके इक्वल हो जाएगा 7/1 के इक्वल। अच्छा अब ये फॉर्मेट वैसा सही बन गया, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, एक का डिफरेंस है, तो आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला यूज करके, इस एन में से माइनस करो ये, और अपॉन में आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन, तो यहाँ से n माइनस आर कितना आ जाएगा 7r प्लस 7, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा n माइनस 8r इज इक्वल्स टू 7, चेक करो क्या इक्वेशन सेम है, ये देखो n माइनस 8r इज इक्वल्स टू 7, n माइनस 8r इज इक्वल्स टू 7, तो मतलब आपने इसको एक स्टेप में ही सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े फॉर्मूलेस खोले थे, इस चीज के लिए हेल्पफुल है। अगर मान लो आपको ये सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, एनसीआर प्लस 1 अपॉन में नीचे क्या है आपका एनसीआर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। अब सेम कॉन्सेप्ट, ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा, यहाँ नीचे बड़ा है ऊपर छोटा, तो आप क्या कर लो रेसिप्रोकल कर लो, क्या बनेगा एनसीआर प्लस 2 अपॉन में एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा एन में आर प्लस 1 माइनस कर दो, नीचे क्या आ जाएगा आर प्लस 2, एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, सॉल्व करो इसको, 6r प्लस में 12, तो कितना बन गया n माइनस, इसको इधर लेके जाओगे तो -7r इज इक्वल्स टू 13, तो n माइनस 7r इज इक्वल्स टू 13 मिल रहा है, यहाँ से हमें पीछे देखो n माइनस 7r इज इक्वल्स टू 13 सेम मिल रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला पूरा जो पहले पेज पे हमने किया था, ये मेथड लॉन्ग मेथड था जिसमें आपने एनसीआर का प्रॉपर फॉर्मूला खोला है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और ये जो इस पेज पे किया हमने सेकंड पेज पे, ये बेसिकली शॉर्टकट है, ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 33, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ये तो बहुत बार यूज किया आपने बायनोमियल में,
NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप एग्जांपल्स के थ्रू भी कर सकते हो भाई, अगर 10C4 कहीं दे रखा है या 10C6 कहीं दे रखा है, कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है इससे। 10C6 कहीं दे रखा है, ठीक है, एक तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और एक मैं बोलूँ 10C4, अगर 10C4 में भी फॉर्मूला लगाओगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा, दोनों वैल्यू सेम है ना, कोई फर्क नहीं है, चेंज कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से निकला है। एनसीआर 10 में से 6 माइनस करो 4 ही बचेगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके ही हुआ है आपका एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली हमने अभी अभी इनके फॉर्मूले पढ़े हैं। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था एनपीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने बताया था एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। तो साफ दिख रहा है ऊपर वाले और नीचे वाले फॉर्मूले में से कि आर फैक्टोरियल का ही फर्क है जो कि नीचे वाले में एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, उसको उधर ले जाओ तो आर फैक्टोरियल इंटू में एनसीआर किसके इक्वल आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल है, एनपीआर की इक्वल। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, और ये आपका क्या है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर प्लस में एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। बेसिकली ये इस फॉर्मेट में होता है फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे ऊपर एन वाला पार्ट आपका सेम है, नीचे आर में एक का डिफरेंस है। ऊपर वाले में और नीचे वाले में बेटा कोई भी फर्क नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ये एन वाला पार्ट सेम है, एन की जगह n-1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है। अब देखो नीचे क्या लिया है इन्होंने, बड़े वाला पार्ट लिया, आर और आर प्लस 1 में से बड़े वाला पार्ट ले लिया, यहाँ पे r-1 और r में से बड़े वाला पार्ट ले रखा है आंसर में। ऊपर जो n था उसके अंदर एक ऐड करके आंसर आ रहा है n+1, यहाँ पर ऊपर n-1 है तो एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया, बस थोड़ा सा दिखने में अलग है। तो ए सी डी ऑप्शन आपके करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा रॉन्ग हो गया आपका, बी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दिस। अब देखो मीन डेविएशन निकालना है आपको, ठीक है, तो इसके लिए आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, उससे भी पहले आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाटा गिवन है तो आप मीडियन कैसे निकालते हो, पहले तो उस डाटा को क्या करोगे, आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, मीडियन कैलकुलेट करोगे। तो देखो जब इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 36 दिख रही है, उसके बाद क्या दिख रहा है, 42, उसके बाद 45, फिर 46, फिर 46 दो बार आया हुआ 46, 49, 51, 54, 60 और 72, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है गिन लो, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 10 ही है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। अब मीडियन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इवन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म, ठीक है, ऐसे करके निकालते हो। बाकी यहाँ तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, देखो मिड वैल्यू होती है मीडियन, तो यहाँ पे 46 और 49 के बीच की वैल्यू निकालो, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकालो, 46 प्लस 49 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ये, 46 प्लस 49 अपॉन में 2 करोगे तो कितना बनेगा 47.5, ये आपका क्या है मीडियन, ठीक है। अब देखो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन मोड xi माइनस n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। xi मतलब जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, जैसे यहाँ पे 36 42 45 46 है, ये सब क्या है एक्साइज है। n क्या है, बेसिकली मीडियन है, ठीक है, m इज मीडियन, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर अबाउट मीडियन निकालना था, इस वजह से हमने हमें यहाँ पे m की मतलब क्या लिया है, मीडियन लिया है, ठीक है। अबाउट मीन होता तो हम मीन लेते हैं यहाँ पर। अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस। अब देखो आपको इस फॉर्मूले में n पता है, xi पता है, m पता है, जस्ट वैल्यूज पुट करके आपको समेशन निकाल के n से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए एक टेबल बना लो। आपको xi क्या क्या गिवन है लिख लो, 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 54, 60 और 72, यही था, ठीक है। अच्छा, मीडियन आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो हम क्या निकाल रहे हैं बेसिकली, मोड ऑफ xi माइनस मीडियन। तो 36 में से मीडियन 47.5 माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट यहाँ मोड कंसीडर कर रहे हैं तो आंसर कितना निकलेगा, 11.5। 42 में से तुम 47.5 माइनस करोगे तो निकलेगा 5.5। सेम इसी तरीके से 45 में से माइनस करोगे तो निकलेगा 2.5। 46 में से माइनस करोगे तो 1.5, यहाँ पर भी 1.5, और 49 में से माइनस करोगे तो भी 1.5। 51 में से माइनस करोगे तो 3.5। 54 में से 47.5 माइनस करोगे तो बनेगा 5.5। 60 में से 47.5 माइनस करोगे तो बनेगा 12.5, और 42 में से 47.5 माइनस करोगे तो बनेगा 42 नहीं 72, 24.5, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ xi माइनस m का मोड। ये मैंने xi माइनस m का मोड निकाल दिया। अब इनका क्या करोगे, समेशन। समेशन मतलब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही आप इन सब टर्म्स को ऐड करोगे तो मिलेगा 70। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो 70/10, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 7। तो इसके लिए तो आपको देखो, और मान लो कंसेप्चुअल पार्ट पे भी आप भूल जाते हो कोई चीजें, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसमें। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले भी याद है तो टेबल के थ्रू आप फॉर्मूले आराम से लगा के और अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये स्टेटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। आंसर कितना हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, दैट इज 7। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द 12th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। 12th टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। तो 12th टर्म आप कैसे निकालोगे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 12th टर्म होगी क्या। 12th टर्म अगर जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। अगर आप जनरल टर्म लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर। अगर मैं इसके अंदर पूछ रही हूँ आपसे जनरल टर्म तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 12th टर्म लिखनी है, दैट मीन्स यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है 13, एन की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू कितनी है 11, और एन की वैल्यू कितनी है 30। तो जस्ट पुट कर दो, T12 आपका क्या हो जाएगा 13C11। फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 13 माइनस 11। सेकेंड टर्म है 1/x की पावर 11। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 13C11 x की पावर 2, यहां से क्या आएगा x की पावर -11। इसको उल्टा कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा देखो, जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ना, वो यहाँ काम आएगी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, जो अभी पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था। एक तो तुम 13C11 को सॉल्व करो, और एक तुम किसको सॉल्व करो, इस फॉर्मूले को यूज करके 13C11 क्या हो जाएगा 13C2 के इक्वल। एक तुम 13C2 को सॉल्व करो, ऑब्वियस सी बात है 13C2 इजीली सॉल्व होएगा, ठीक है। ये बेस सेम है, पावर्स ऐड करोगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, -9। अब देखो 13C2 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 13 ऊपर है 2 नीचे है, नीचे 2 है, दैट मीन्स 13 से गाड़ी चला दो, और दो टर्म्स होनी चाहिए ऊपर 13 और 12, दो टर्म्स होगी। नीचे क्या है 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 ही होता है, काट दो इसको, 6 पे चला गया, और एक्स की पावर -9 आपका साथ है ही। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 6 इज 78, एक्स की पावर -9। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, 78 एक्स की पावर -9, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में ये टर्म लिखनी आनी चाहिए कि T12 अगर कोई लिखने को बोल रहे तो आप कैसे लिखोगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, एन की वैल्यू क्या है, जो पावर आपको दे रखी है ये बेसिकली एन की वैल्यू है। फर्स्ट टर्म इसमें एक्स है, सेकंड टर्म क्या है 1/x। उसको सॉल्व करो और आंसर निकल जाएगा आपको, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बायनोमियल का। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 36 था। अगला आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, 50 बच्चों के नंबर आए हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। विच ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट। ठीक है, आपको बेसिकली ये दिखाना है कि कौन से सब्जेक्ट में डाटा में ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है, या डिस्पर्जन बोलो, डिस्पर्जन ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या निकालते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हो। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है दैट मींस उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डिस्पर्जन ज्यादा है। जिस सब्जेक्ट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आ गया दैट मींस उसकी वेरिएबिलिटी कम है, या फिर डिस्पर्जन उसमें क्या है, कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फिर वही बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऐसे अलग अलग डाटा को आपको कंपेयर करना पड़ता है ना कि इसमें डिस्पर्शन ज्यादा है, कौन सा डाटा स्टेबल है, तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। तो इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो अगर मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, या चलो पहले मैथ्स देख लेते हैं क्योंकि मैथ्स पहले लिखा हुआ है, ठीक है, मैथ्स के लिए अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो मैथ्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 12, ठीक है, मीन कितना है 42 इंटू में 100। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा काट लो इसको, 6 7 से 42, 6 2 से 12 हो गया, 200 अपॉन में 7। अभी इसको पॉइंट्स में चेंज करने में रहने दो, वैसे ही समझ आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, नेक्स्ट आपका क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, मीन आपका 32 है, इनटू में 100। इसको आप सॉल्व करोगे 1500 अपॉन 32, तो आपका आंसर आएगा 46.87। सिमिलरली एक केमिस्ट्री रह गया आपका, केमिस्ट्री में अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो कितना आएगा, 20 अपॉन में 40.9 इंटू में 100। इसको सॉल्व करो, 40.9 से डिवाइड करना है, तो बेसिकली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 48.89। तो देखो मैंने तीनों केसेस में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया। उसने सवाल ये पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है, मैंने बोला था जिसका सीवी ज्यादा उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा। सीवी ज्यादा किसकी आई है सबसे, ये तो देखो किस पे जाएगा, 46 और 48 से तो ऑब्वियसली बात है छोटा आएगा, बल्कि ये तो सबसे ही छोटा आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा है, और मैथ्स की क्या है आपकी सबसे कम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें केमिस्ट्री सबसे ज्यादा है, मैथ्स सबसे कम है, सेकंड ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है ना, केमिस्ट्री पहले नंबर पे लिखा हुआ हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगी आपकी लोएस्ट वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 37। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बस यही पता होना चाहिए कि डाटा को कंपेयर करने के लिए आप एक टर्म यूज करते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। आपको पूरा डाटा दे रखा है। अब कई क्वेश्चंस में मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ना दे, ठीक है, तो आपको निकालना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप अलग से निकाल लेना, मीन आप अलग से निकाल लेना। अब इस क्वेश्चन में तो उन्होंने डायरेक्टली दे दिया तो थोड़ा इजी पड़ गया। लेंदी कब हो जाएगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन भी ना दे वो आपको, तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के आपको डाटा का क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 37। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स, 6 डिफरेंट नॉवेल्स हैं आपके पास, 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, 4 novels and 1 dictionary are to be selected। 6 novels में से 4 novels आप कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, 6C4 ways में। ठीक है, एक डिक्शनरी 3 डिक्शनरीज में से आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, 3C1 वे में। क्लियर है। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपका काम खत्म नहीं हुआ ना, अभी आपको अरेंज भी करना है, तो देखो क्या करोगे आप, 6C4 इंटू में 3C1। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, जब तक आपका काम खत्म नहीं होता आप मल्टीप्लिकेशन करते रहते हो। अब इसने क्या बोला कि आपने सिलेक्शन तो कर लिया, उनको अरेंज करना है किस तरीके से कि डिक्शनरी हमेशा मिडल में आनी चाहिए। तो देखो आपके पास ये टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। डिक्शनरी की तो फिक्स हो गई यहाँ पर पोजीशन की, डिक्शनरी यहीं आएगी। ठीक है,
तो जो नोवेल्स बच गई आपकी, भाई फिक्स तो एक ही तरीके से कर सकते हो। नोवेल्स कितनी बच गई है, 1 2 3 4, ये 4 नोवेल्स को आप इन 4 प्लेसेस पर कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज में। ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, 64 कितना हो जाएगा, 62 के इक्वल हो जाएगा। 3C1 3 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो 62 हो जाएगा, 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 24। ये कट गया आपका, ये हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 24। इसको सॉल्व कर लो तो ये 15 इंटू 3 इंटू 24 आपका आ जाएगा आंसर 1080। तो अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा देख लो। लेस देन 500, एटलीस्ट 500 बट लेस देन 750, एटलीस्ट 750 बट लेस देन 1000। तो एक ही ऑप्शन ठीक है, कम से कम 1000 तो आएगा ये आंसर। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। 6 नॉवेल्स में से 4 कैसे सेलेक्ट कर सकते हो 64 वेज में। 3 डिक्शनरीज में से एक कैसे सेलेक्ट कर सकते हो 3C1 वेज में। उसके बाद आपने अरेंजमेंट किया, तो अरेंजमेंट के लिए 4 नॉवेल्स थी, डिक्शनरी तो फिक्स ही कर दी भाई, उसकी कोई अरेंजमेंट तो करनी, जो एक ही प्लेस है फिक्स कर दी वहां पर। ठीक है, तो अरेंजमेंट किसमें पॉसिबल है, नॉवेल्स में पॉसिबल है। 4 नॉवेल्स थी, 4 प्लेसेस है, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज में। तो क्या करोगे आप, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 1080। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 38, पीएनसी चैप्टर से था ये आपका। नेक्स्ट आपका क्या है देखो, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब ये क्वेश्चन बाइनोमियल चैप्टर का है आपका, बेसिकली मिडिल टर्म पूछा है। देखो मिडिल टर्म बेसिकली हम लोग कैसे चेक करते हैं, जो पावर दे रखी है वो इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मिडिल टर्म्स बनती है। अगर आपकी पावर इवन है, ठीक है, पावर अगर इवन है, तो अगर किसी भी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मतलब बाइनोमियल में आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंशन आप करते हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है। अगर अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है x+y⁻³ और कोई आपसे पूछ ले कि हाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी टोटल, जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो टर्म आती है एक ज्यादा, पावर से एक ज्यादा। यहाँ पर 14 आपकी पावर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी एक ज्यादा, मतलब 15। 15 टर्म्स हैं, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। और जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो हमेशा आपको कितनी मिडिल टर्म्स मिलती है, 1। ठीक है, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसको डिवाइड बाय 2 करो और +1। ये वाली जो टर्म होगी ये आपकी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 14/2 +1 1th टर्म जो है वो आपकी मिडिल टर्म होगी। इसका मतलब 8th टर्म बेसिकली क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म होगी। अब जो हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें हमें 12th टर्म लिखनी थी, यहाँ पर अब वो क्वेश्चन आ गया सेम, अब 8th टर्म लिखनी है। अब आपको 8th टर्म लिखनी आनी चाहिए, इसमें T8 लिखना है। तो T8 क्या हो जाएगा, पावर कितनी है 14, 14 सी आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म है x/a, x/a की पावर कितनी हो जाएगी 14 - 7 मतलब 7। सेकंड टर्म क्या है -a/x, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, जो नीचे लिखा होगा डायरेक्टली चढ़ा दो पावर। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये तो सेम ही है, x की पावर 7 नीचे x की पावर 7, a की पावर 7 नीचे a की पावर 7, तो पूरा कट जाएगा, बस एक माइनस बचेगा। -1 की पावर 7 ओड पावर है तो -1 कहीं नहीं जाने वाला, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 14C7। ठीक है, जब -14C7 को आप सॉल्व करोगे तो देखो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही रिजेक्ट हो गए, माइनस तो आना चाहिए भाई, ये तो गया। तो या तो ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन आपका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 14C7 को कैसे लिख सकते हो, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल छोड़ो, सिंपल अगर मेथड से करें तो हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -3432। क्लियर है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कौन से। एक तो अगर आपको कुछ पावर दे रखी है या कुछ एक्सपेंशन आपको करने को बोला गया है, उसमें आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, तो जो पावर है उससे एक ज्यादा क्या होती है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो आपकी, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है T1 T2 T3 T4 T5, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म एक ही दिख रही है, कौन से वाली, T3, ये आपकी मिडिल टर्म है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन हो जाए
T2, T3, T4, T5 और T6। देखो टर्म्स 6 होगी ना नंबर में, 1 to 6। अगर यहाँ पे कोई पूछ ले तुमसे मिडिल टर्म क्या है, तो ये दोनों टर्म्स बेसिकली क्या हो जाएंगी, मिडिल टर्म्स। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितनी मिलती है, 1। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मिडिल टर्म कितनी मिलती है, 2। क्लियर है चीज। और इसको निकालने का तरीका भी यहीं से निकला है। ठीक है, आप जस्ट कोई एग्जांपल लेके भी कर सकते हो सॉल्व। जैसे मान लो मैंने यहाँ ले रखा है x+y⁵, तो इसको x+y⁴, इसको एक्सपेंड करूंगी तो मुझे 5 टर्म्स मिलेंगे क्योंकि पावर 4 है। तो मुझे T3 पता है, यहाँ दिख रहा है इस केस में कि T3 मिडिल टर्म है। तो मैं 3 तक कैसे पहुंचू, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करके +1 कर दूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो मैंने वही काम तो कर रखा है यहाँ पर। n की वैल्यू कितनी है वहां पर, 4, 4/2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अगर मुझे ये मैंने एक्सपेंशन किसका कर रखा है, x+y⁵ का। जब मैं y⁵ का एक्सपेंशन करूंगी मुझे 6 टर्म्स मिलेंगे वहां पर। तो देखो T3 और T4, अब T3 और T4 पे कैसे जाओगे, 3 कैसे मिलेगा, 5 के अंदर 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या तुम्हें 3 मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। अगर तुम 5 के अंदर 2 ऐड करके, या सॉरी, ये जो पीछे तुमने किया था 5+1/2, इसके अंदर क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, क्या तुम्हें T4 मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। अगर मान लो आप इनकेस भूल जाओ तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, x+y⁴ और x+y⁵ का एक्सपेंड करो। देखो T3, T4 क्या करने से आ रहा है, n के साथ तुम डिवाइड बाय 2 करके +1 कर रहे हो तब आ रहा है, या किस तरीके से आपका क्या हो रहा है, फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। अदरवाइज तो आपको मिडिल टर्म के फॉर्मूले याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा देखो, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको मीन दिया गया है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, कितने ऑब्जर्वेशंस का, 100 ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, लिख लो चाहे बेशक। मीन कितना दे रखा है आपको, 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है, 3। मीन आपको दे रखा है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 3। ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट। बाद में ये पता चला कि जो 3 ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, गलत है। इसका मतलब तो ऑब्वियस सी बात है, मीन भी गलत निकला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत निकला होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही गलत है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। कह रहा है कि ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है, 21, 21, 18, ये ऑब्जर्वेशन गलत थी, इनको आपने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद, बाहर निकालने के बाद बेसिकली क्या करना है आपको, जो नया जो आपका डाटा बचा है उसका आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। अब देखो, आपको मीन गिवन है 20 के इक्वल है। अच्छा, मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है मीन। तो मैं लिख सकती हूँ क्या, देखो मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, समेशन xi, मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 20 दे रखी है x बार की वैल्यू, तो 20 इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन में n। यहाँ से n की वैल्यू भी आपको पता है 100 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। यहाँ से समेशन xi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। समेशन xi का मतलब क्या है, आपको जो 100 ऑब्जर्वेशन दी गई थी, आपने सारी ऑब्जर्वेशन का सम किया होगा और आपको 2000 मिला होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है इसमें से ये 3 ऑब्जर्वेशन गलत थी और ये तुमने क्या कर दी, हटा दी। तो जो बच गई ऑब्जर्वेशन, जब ये 3 ऑब्जर्वेशन तुम हटा दोगे 100 में से, तो ऑब्वियस सी बात है 100 में से 3 ऑब्जर्वेशन हटा दी तो ऑब्जर्वेशन कितनी बची, 97। इन 97 ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं लिख सकती हूँ ना, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है 21, 21, 18, और इनका सम कितना हो जाएगा, ऐड कर दो इनको। इसका मतलब ये इनकरेक्ट सम कितना हो जाएगा, 60। ये इनकरेक्ट सम इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 3 टर्म्स इसमें थी जो तुमने ऐड करके लिखा हुआ है 2000। तो आप क्या करो, अगर आपको करेक्ट सम निकालना है कितनी ऑब्जर्वेशंस का, 97 ऑब्जर्वेशंस का, मतलब तुमने क्या कर दिया, ये 21, 21, 18 वाली टर्म्स बाहर निकाल दी। तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा गलत सम आया था उसमें से ये सम माइनस कर दो, 2000 माइनस 60।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1940। ये मुझे मिल गया करेक्ट सिग्मा एक्स आई। इसको नोट कर लो, ये मुझे मिल गया करेक्ट सिग्मा एक्स आई। ठीक है, तो अगर मुझे अब करेक्ट मीन निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ आराम से। करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना है आपका 1940, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 97। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो पहला क्वेश्चन तो आपका यही था, आपको करेक्ट मीन निकालना था, तो दो सारे ही ऑप्शन रिजेक्ट हो गए बेटा। ये तो डायरेक्ट ही आ गया आपका, आपको आगे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन ही हो गया। अगर तुम इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ना भी निकालते तो बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इन केस आपको वो मान लो इधर दे देता 20, तो आपको क्या करना पड़ता। अच्छा, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। मान लो इधर अच्छा यहाँ देख लो, सेम ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो लगभग सबकी वैल्यू उसने सेम ही दे रखी है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम तो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, इन्होंने तो चलो नहीं दिया, हमें पता चल गया ऑप्शन से ही। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस है, ये तो बेसिकली मीन ही है, मीन का स्क्वायर कर रखा है। ये क्या है, तुमने सारी एक एक टर्म पकड़ी, उसका स्क्वायर किया और उन सबको ऐड किया। एक एक टर्म पकड़ी, उसका स्क्वायर किया और फिर उन स्क्वायर की हुई टर्म्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और फिर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। ठीक है, तो पहले मैं इनकरेक्ट एसडी की बात करती हूँ। देखो इन्होंने इनकरेक्ट एसडी जो इन्होंने निकाला था ना इन टर्म्स को लेके, 3 निकला था इनका, तो मतलब 3 किसके इक्वल हो गया। जब इनकरेक्ट एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकाल रहे थे उस टाइम पे, चलो ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है अभी, बट मुझे इनकरेक्ट मीन तो पता था ना 20, 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ से अच्छा एन की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है 100, तो मैं लिख दूं 100। क्या यहाँ से मैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को एक तरफ रख के बाकी सारा पार्ट दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 प्लस 40,000, ये कितना हो जाएगा 4900, 40,900। ठीक है, अच्छा ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका 100 ऑब्जर्वेशन है ना, तो आई की वैल्यू 1 to 100 है। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा सम निकला है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये बेसिकली इनकरेक्ट है ना, क्योंकि मैंने इनकरेक्ट मीन लिया है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी बेसिकली इनकरेक्ट ही निकलेगा। बट मुझे क्या चाहिए, करेक्ट एक्स आई स्क्वायर से समेशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तभी मेरा करेक्ट एस डी निकलेगा। तो करेक्ट एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था कि तुमने टर्म्स पकड़ी अलग अलग, उनका स्क्वायर किया, उनको ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं तुमने इनके अंदर ये 3 टर्म्स भी ले रखी होंगी जिनका स्क्वायर करके तुमने ऐड कर रखा होगा, इनका स्क्वायर करके इसमें ऐड करा होगा और फिर ये आंसर निकला होगा। लेकिन मेरे को ये टर्म्स अब लेनी ही नहीं है, तो अगर मुझे करेक्ट एक्स आई स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 4900 में से ये तीनों स्क्वायर्स का सम करके माइनस कर दूंगी। ठीक है, माइनस क्या कर दूंगी 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्ट समेशन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना 39694। अब देखो अगर मुझे करेक्ट एस डी निकालना है, एक बात देखो, मैंने ये निकाल लिया, मतलब अगर फॉर्मूला देखो तो मैंने ये चीज निकाल ली करेक्ट। अच्छा मैंने करेक्ट मीन ऊपर निकाल ही लिया था, मेरा 20 आया था, तो मैं दोनों चीजें करेक्ट डालकर क्या अब अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, मुझे यही चाहिए था। तो करेक्ट एस डी क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर कितना था 39694, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 97 थी, 3 तो हमने हटाई दी, माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये अंडर रूट ऑफ 894 अपॉन में 97, जिसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 3.036। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, वैसे तो देखो हमें पता चल ही गया था, बट हमने निकाल के भी देख लिया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आई है आपकी
3.036। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे तो लेंदी है, बट अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो इतना कर देते तो भी आंसर मैच हो रहा था हमारा। ठीक है, लेकिन मान लो ऑप्शन सेम हो जाए आपके, कोई दो ऑप्शन उन्होंने सेम कर दिए, तो आपको फिर एसडी भी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए एसडी का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला, इनकरेक्ट डाटा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ उसे एलिमिनेट करना है, वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको एन दे रखा है n अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 50 en। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, an की वैल्यू गिवन है n अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें ताकि हमारा समेशन वाला पार्ट इजी हो जाए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n प्लस वन माइनस वन अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल। मैंने प्लस वन भी कर दिया, मैंने माइनस वन भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है क्या, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करती हूँ, इस वाले पार्ट के नीचे अलग ले जाती हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल, माइनस वन के नीचे अलग ले जाती हूँ, तो क्या बनेगा n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो, अच्छा यहाँ पर मैं फर्दर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, n प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ऐसे लिख सकते हो इसको, n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल माइनस वन बाय n प्लस वन फैक्टोरियल। ये तो आपका कट गया, सॉरी, n प्लस वन आपका कट गया, ये वाला पार्ट तो चला ही गया, तो बच क्या गया, वन बाय एन फैक्टोरियल माइनस वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल। मतलब ये जो चीज जहां से मैं शुरू हुई थी ग्रीन पार्ट से, वो मैंने कन्वर्ट करके लिख दी रेड पार्ट में, वन बाय एन फैक्टोरियल माइनस वन बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब इसका फायदा क्या हुआ है देखो, अब इसका आप समेशन करोगे, समेशन देखो an का समेशन करना था ना, तो an की वैल्यू यही है, वन बाय एन फैक्टोरियल माइनस वन बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, जहां पर n की वैल्यू जा रही है n इज इक्वल टू 1 to 50। मतलब एक एक करके n की वैल्यू डालोगे 1 to 50 और सारी टर्म्स को ऐड कर दोगे, तो देखो जैसे ही वन डालोगे क्या जाएगा, वन बाय वन फैक्टोरियल माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल। ये मेरा मिला है मुझे आंसर वन डालने से, प्लस जैसे ही मैं टू डालूंगी तो क्या बनेगा, वन बाय टू फैक्टोरियल माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल, प्लस जैसे ही मैं थ्री डालूंगी तो क्या बनेगा, वन बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस वन बाय फोर फैक्टोरियल। इसी तरीके से चलते जाओ, लास्ट में तुम जाके 50 डालोगे, 50 डालोगे तो क्या बनेगा, वन बाय फिफ्टी फैक्टोरियल माइनस वन बाय 51 फैक्टोरियल। अब देखने से ही तुम्हें पता चल रहा है सब कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये चला गया, ये चला गया, ये भी आगे चला जाएगा, ये अपने पीछे वाले से कट जाएगा, तो बच क्या गया, वन माइनस वन बाय 51 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 51 फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन में 51 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, 51 फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन 51 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस थोड़ा सा तरीका चेंज करना था आपको लिखने का, क्लियर। तरीका चेंज करते ही आप जैसे ही समेशन ओपन करोगे 1 to 50 n की वैल्यू डालोगे, अपने आप टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस the sum of the fifth and sixth terms is zero। अच्छा, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म का सम जीरो है, t5 प्लस t6 इज इक्वल्स टू जीरो। t5 कैसे लिखोगे इसके अंदर, nc4 a की पावर n माइनस फोर माइनस b की पावर फोर, प्लस t6 कैसे लिखोगे इसके अंदर, nc5 a की पावर n माइनस फाइव माइनस b की पावर फाइव इज इक्वल्स टू, क्या दे रखा है आपको, जीरो के इक्वल दे रखा है और आपको a बाई बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखो या तो तुम क्या करो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक काम करो इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, या n माइनस nc4 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो बनेगा nc5 a की पावर n माइनस फाइव माइनस b की पावर फाइव इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस b की पावर फाइव को मैं माइनस बाहर निकाल के लिख दूं ना, ओड पावर है तो माइनस कहीं जाए तो हम, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nc4, ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस फोर और ये b की पावर फोर, क्योंकि पावर इवन है तो यहाँ वाला माइनस आपका गायब हो जाएगा। अच्छा अल्टीमेटली ये माइनस हट ही जाना दोनों तरफ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका,
अब आप क्या करो, NC5 या NC4 नीचे ले आओ। अच्छा ये क्या था आपका यहाँ पर, a की पावर n-4 और b की पावर 4, ये दोनों पार्ट नीचे ले जाओ तो क्या बनेगा, a की पावर n-5 और b की पावर 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो बेस सेम है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से, a बाई b। तो मुझे a बाई b की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई यहाँ से, NC5 अपॉन NC4, NC5 अपॉन में NC4। इसको सॉल्व कर लो बस, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। NC5 सॉल्व करो, n फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो नीचे सॉल्व करोगे इसको और फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू में n-4 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। जो कट रहा है उसको काट दो, ये तो चला दो। 4 फैक्टोरियल इंटू में n-4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n-4 इंटू में n-5 फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। अच्छा 5 फैक्टोरियल को भी मैं तोड़ के लिख सकती हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये जाएगा 4 इंटू में सॉरी 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया, ये पार्ट भी चला गया आपका, बच कितना गया, n-4 अपॉन में 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली टर्म लिखनी आनी चाहिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला है फिफ्थ और सिक्स्थ का सम 0 है। टर्म लिख के उसके बाद तो आपने जो सिंप्लीफाई किया है, ए बी को एक तरफ रखिए, सी वाले पार्ट को एक तरफ कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, सॉल्व किया, NC5 और NC4 का फॉर्मूला ओपन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 42 था ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है बेसिकली बट अच्छा है। इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, ये कुछ टर्म्स दे रखी है आपको 1 to 10, उसका सिग्मा है, सपोज ये सिग्मा दे रखा है आपको, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, बेसिकली यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, हर टर्म में आपने 10 ऐड कर रखा है, भाई 1 में 10 ऐड करोगे तो 11 बनेगा, 2 में 10 ऐड करोगे तो 12 बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से 10 में 10 ऐड करोगे तो 20 बन जाएगा, राइट। तो आपने बेसिकली यही कर रखा है। अभी अभी आप देखो, जब भी आप ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप 10 ऐड कर रहे हो, तो जो पहली ऑब्जर्वेशन का सपोज मीन था x बार, मतलब पहले इन 10 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर x बार है, तो जो नई ऑब्जर्वेशन जो आपने 10 ऐड करके बनाई है उनका मीन क्या हो जाएगा, +10। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, अंडर रूट ऑफ, अच्छा आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था और अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी उन दोनों में क्या है आपका बेसिकली डिफरेंस है। आपने अभी जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, और माइनस में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, यही पढ़ा था ना अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस में सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का ये है जो हम यूज करते आए हैं अभी, ठीक है। अगर मान लो एक और फॉर्मूला आपको देखना है, सिंपल, इससे सिंपल है थोड़ा दिखने में वो, ये तो देखो कैलकुलेशन पार्ट से इजी है, कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम लोगों को ये इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग दे रखी होती हैं, सॉल्व करते हमारी आ जाती है तो हम यहाँ यूज कर लेते हैं। अगर मान लो इस तरीके से नहीं यूज करना तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला भी है जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो देखो जब आप नई टर्म्स पर गए तो आपने हर ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया, अगर मैं सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस की बात करूं, क्या आपने हर एक्सआई में 10 ऐड कर रखा है, ठीक है, मैंने हर एक्सआई में 10 ऐड कर दिया, आपका मीन क्या हो गया था, +10 हो गया था, मीन भी क्या हो जाएगा, +10, इसका क्या है, होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, एन। एक बात देखो, ये पूरे का होल स्क्वायर बेटा, एक बात देखो, जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा,
अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई प्लस 10 माइनस एक्स बार माइनस 10 अपॉन में एन। ये कट गया आपका, फर्क पड़ा क्या? वही आंसर आ गया ना, सेम आंसर आया। इस पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो आपको कोई चेंज ही नहीं पड़ा, ठीक है। इसका मतलब मीन तो आपका चेंज हो जाएगा। अगर मीन पूछता ना तो मीन चेंज रहता, मीन आप बताते एक्स बार प्लस 10, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है, बाकी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको एज अ रिजल्ट ही ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड किया है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पे कैसे चेंज आ रहा है, मीन कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो आपको बेसिकली वो टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन में जिसके अंदर एक्स है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो छोटी पावर वाले ब्रैकेट में बड़ी पावर वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे तुम्हें छोटी पावर वाला ब्रैकेट ये दिख रहा है, अब यहाँ तो तुम इसको सॉल्व ही कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हें पता है क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और बाहर क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10। तो मैंने क्या कहा है, जिस ब्रैकेट की पावर छोटी है उसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 प्लस में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 माइनस 2x एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10। अब आपको टर्म निकालनी है कौन सी? नॉट कंटेनिंग एक्स। तो मतलब तुमको इसमें से भी टर्म देखनी है, वो वाली जिसके अंदर एक्स नहीं है, इसमें से भी और इसमें से भी। देखो इसमें से अगर तुम पहले तो जनरल टर्म लिख लो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 की जनरल टर्म लिखो एक बार। जनरल टर्म क्या हो जाएगी? 10 CR एक्स की पावर 10 माइनस आर 1 बाई एक्स की पावर आर। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 CR, बेस सेम है, इसको ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर माइनस आर हो जाएगी, तो एक्स की पावर 10 माइनस 2R हो जाएगा। तो देखो ये और ये पार्ट तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो अगर मेरे को यहाँ से वो वाली टर्म चाहिए जिसमें एक्स है ही नहीं, इसका मतलब एक्स की पावर क्या है वहां पर? 0। इसका मतलब यहाँ क्या कर दोगे? 10 माइनस 2R की वैल्यू को 0 कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो टर्म कौन सी निकल गई? आर की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ से, तो मुझे मिल गया 10C5, ठीक है। प्लस अब देखो जो सेकेंड वाला पार्ट है आपका, यहाँ से भी आपको वही टर्म चाहिए जिसके अंदर एक्स है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है? यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर भी एक एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, मुझे पूरा इसको सॉल्व करके, इस पूरे रेड पार्ट को सॉल्व करके मुझे एक टर्म चाहिए जिसके अंदर एक्स नहीं है, एक एक्स स्क्वायर बाहर लगा ही हुआ है। तो इस ब्रैकेट से मेरे को क्या चाहिए? इस ब्रैकेट से ऐसी कोई टर्म चाहिए जिसके अंदर x की पावर -2 रहा होगा, ताकि ये x की पावर -2 और ये x की पावर 2 मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली x की पावर 0 दे देंगे, राइट। तो इस बार मुझे इस ब्रैकेट से x की पावर 0 की बजाय x की पावर -2 चाहिए, क्योंकि इस बार एक x की पावर 2 बाहर लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इस बार इस ब्रैकेट से x की पावर -2 चाहिए, इसका मतलब मैं इस पावर को किसके इक्वल रख दूंगी? 10 - 2r इज इक्वल टू -2। यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जब r की वैल्यू 6 पुट करोगे यहाँ, तो 10C6 बनेगा। नेक्स्ट देखो, जहां पर एक x लगा हुआ है बाहर, तो मुझे इस ब्रैकेट से क्या, कौन सी टर्म लेनी चाहिए कि मैं इसको x में मल्टीप्लाई करूं, तो जो मेरी रिजल्टिंग टर्म बने वो, मतलब उसमें x हो ही ना, x की पावर क्या हो? 0। तो x की पावर 1 यहाँ है, तो इस ब्रैकेट से ऑब्वियस सी बात है मुझे x की पावर -1 वाली टर्म चाहिए होगी, ताकि ये 1 और ये -1 मल्टीप्लाई, जब तुम x की पावर 1 और x की पावर -1 को मल्टीप्लाई करोगे, बेस से में पावर सेट हो जाएंगे, तो x की पावर 0 बन जाएगा ना। इसी वजह से मुझे इस ब्रैकेट से x की पावर -1 वाली टर्म चाहिए। इसका मतलब इस बार मैं 10 - 2r को -1 के इक्वल रखूंगी, यहाँ से 11 इज इक्वल टू 2r आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? r की वैल्यू 11/2r है। r की वैल्यू फ्रैक्शनल आ सकती है, r की वैल्यू तो होल नंबर होती है ना, तो ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा होता है तुम क्या बोलोगे? यहाँ से मुझे ऐसी कोई टर्म मिलेगी नहीं जिसमें x की पावर क्या हो? 0 हो या x ना हो। क्लियर है? तो आंसर सिर्फ इतना आ गया, 10C5 प्लस 10C6। अब तुम सवाल में देख के घबरा जाओगे, घबरा क्या जाओगे कि मैम ये तो आंसर है ही नहीं हमारा, ठीक है। अभी अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, एनसीआर प्लस में एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1CR प्लस 1। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11C6।
ठीक है, यही हो जाएगी। अब तुम्हें दिख रहा है आंसर मैच हो रहा है? आंसर तो अभी भी मैच नहीं हो रहा। आधे बच्चे तो सोचेंगे भाई गलत है आंसर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। उसको यूज करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 11C 5 के इक्वल। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल जब भी आता है तुम लोग कंफ्यूजन हुए, मैम ये बहुत सारी पावर्स दे रखी है, कोशिश करो बड़ा वाला ब्रैकेट छोटी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ऐसा ही होगा, तुम ये खोल पा रहे हो, छोटी पावर तुम्हें दे रखी है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, बड़े वाली पावर वाला ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हमने क्या किया है, तीनों में अलग अलग देखा है कि हमें एक्स की पावर 0 वाली टर्म किस तरीके से मिलेगी, और तीनों में देख के हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अब एडिशन करने के बाद भी हम लोगों को दिख रहा भी आंसर मैच नहीं हो रहा, फिर हमने अपनी प्रॉपर्टीज का यूज करके आंसर निकाला है क्या? 11C 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गई, इन विच नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर आइडेंटिकल। मतलब कोई भी दो जो लगातार डिजिट्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो लगातार डिजिट्स आपकी क्या हो गई हैं? सेम हो गई है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? देखो डिजिट्स तो टोटल 10 होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी आगे? तो 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, कितनी हो गई ये टोटल? 10 डिजिट हो गई। फर्स्ट आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब पहले ब्लैंक पे जीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो लिख दिया पहले ब्लैंक पे तो ये तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास चॉइसेस कितनी है पहले ब्लैंक को फिल करने की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 डिजिट्स लिख सकते हो यहाँ पर, तो 9 वेज में इसको फिल कर सकते हो। आपका काम कंप्लीट हो गया क्या? आपको तो पांचों ब्लैंक्स फिल करने हैं। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते जाओ। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड डिजिट आप कितने तरीकों से भर सकते हो? देखो आपने बेसिकली ये 9 डिजिट में से कुछ भी एक डिजिट यहाँ रख दी, ठीक है, लेकिन मान लो आपने 2 रख दिया, ठीक है, सपोज आपने 2 रख दिया यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब तुम इस ब्लैंक में 2 तो नहीं रख सकते, 2 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, तो इस 2 को हटा दो। बाकी कितने नंबर बच गए? कितने डिजिट्स बच गए? 9। ठीक है, काम खत्म हुआ? नहीं हुआ। अच्छा आगे देखो, मानो तुमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है, पहले पे तुमने 2 रखा था, दूसरे पे तुमने 3 रख दिया। अब जो ये ब्लैंक है इसके अंदर 3 नहीं रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स नहीं होनी चाहिए किसमें? आपके नंबर में। इसका मतलब 3 नहीं रख सकते, लेकिन 2 तो रख सकते हो, इस बार 1 रख सकते हो, 0 5, जितने भी 3 के अलावा नंबर्स बच गए इनमें से, डिजिट्स बच गए इनमें से कुछ भी रख सकते हो, तो 9 डिजिट्स बच गए। मान लो आपने 4 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, अच्छा 4 यहाँ रख दिया, इसका मतलब नेक्स्ट ब्लैंक में 4 नहीं आ सकता, लेकिन 4 के अलावा कोई भी डिजिट आ सकती है? आ सकती है। इसी तरीके से लास्ट वाले में भी क्या हो जाएगा आपका? आप कोई भी डिजिट मतलब 9 वेज में उस ब्लैंक को क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स उसने पूछे थे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 की पावर 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन।